जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी रिसर्च यूनियन में। इस भूगोल की पथ यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा विषय है कास्ट स्थलाकृति अर्थात कास्ट टोपोग्राफी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भूमिगत जल होता है उसके स्रोत क्या क्या हैं। सबसे पहला सर्वप्रमुख स्रोत वर्षा तथा हिम है। हिम तथा वर्षा के माध्यम से जब जल रिस कर अंडरग्राउंड हो जाता है तो उसको हम आकाशीय जल कहते हैं। कौन सा जल कहते हैं? आकाशीय जल। सेकंड नंबर पर है सहजात जल, इसको हम कनेक्ट वाटर कहते हैं। सहजात जल का तात्पर्य उस जल से है जो झील तालाब के माध्यम से उसकी तली के माध्यम से रिस कर अंदर संचयन हो जाता है उसका, उसी को हम सहजात जल कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मैग्मा जल। मैग्मा वाटर जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं वहां चट्टानें पिघलती हैं, तो उन चट्टानों में जो जल जमा होता है वो वाष्प बनकर एक मैग्मा चैम्बर के पास में एकत्रित हो जाता है। उस जल को हम मैग्मा वाटर कहते हैं। जल का संचयन देखते हैं कि जल का संचयन कैसे होता है। जल का संचयन 3 मंडलों में बांटा गया है। पहला असंपृक्त मंडल, अनसैचुरेटेड जोन। इसको समझने का प्रयास करते हैं। भौम जल स्तर के उस ऊपरी भाग को असंपृक्त मंडल कहते हैं जिससे होकर जल रिस कर नीचे पहुंचता है। इसे बेडोज जोन भी कहते हैं। याद रखिएगा क्या नाम है इसका? बेडोज जोन भी कहते हैं। तो इस मंडल में जल एकत्रित नहीं होता, ये सबसे ऊपरी मंडल है और इसी के माध्यम से जल रिस कर नीचे पहुंचता है। ठीक है, इसी मंडल को हम बेडोज मंडल भी कहते हैं या बेडोज जोन भी कहते हैं। एक इसमें टर्मिनोलॉजी लिखी गई है पवन मिश्रित मंडल या वातन क्षेत्र। तो पवन मिश्रित मंडल का तात्पर्य उस मंडल से है जहां चट्टानों के छिद्रों में जो वायु भरी होती है, उस वायु में कभी कभी जल भी एकत्रित हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को हम, ऐसे मंडल को हम पवन मिश्रित मंडल कहते हैं जिसमें जल और पवन दोनों एकत्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है संपृक्त मंडल, सैचुरेटेड जोन। ये कास्ट स्थलाकृति में या अन्य चीजों में जो हमारे यहाँ ट्यूबवेल अन्य प्रकार की जल से निकालने की क्रियाएं होती हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संपृक्त मंडल है जिसको हम सैचुरेटेड जोन कहते हैं। सैचुरेटेड शब्द से आप अर्थ लगा पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे ज्यादा सैचुरेशन होगा, यानी कि इन चट्टानों में जल पाया जाएगा। देखते हैं कैसे। असंतृप्त मंडल, असंतृप्त मंडल से नीचे या असंतृप्त मंडल से अधिकांश जल रिस कर मध्यवर्ती मंडल में पहुंच जाता है। इसी को हम मध्यवर्ती मंडल के रूप में देखते हैं, जहां चट्टानों के छिद्र पूर्णतया जल पूर्ण होते हैं। इस मंडल को संतृप्त मंडल कहते हैं। इसे फ्रीटिक मंडल या फ्रीटिक जोन भी कहते हैं। उसको बेडोज जोन कहते थे जिसमें जल एकत्रित नहीं होता है, और जिसमें जल एकत्रित होता है उस जोन को हम फ्रीटिक जोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चट्टान प्रवाह मंडल, रॉक फ्लोएज जोन। रॉक फ्लोएज जोन भूपटल के नीचे कुछ निश्चित गहराई पर चट्टानों का भार इतना अधिक हो जाता है कि चट्टानों के छिद्र या रंध्र बंद हो जाते हैं और उसके नीचे जल नहीं जा पाता है या नहीं जा सकता है। इस मंडल को चट्टान प्रवाह मंडल कहते हैं। यह मंडल प्रायः धरातली सतह से 16 किलोमीटर की गहराई पर होता है। इसकी अधिकतम गहराई
16 किलोमीटर है और कहीं कहीं इसकी गहराई कम होती है। तो इस मंडल में दबाव अधिक होने के कारण यहाँ किसी प्रकार का जल उपलब्ध नहीं होता या नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको चट्टान प्रवाह मंडल का नाम दिया गया है। तो कुछ इसी मंडल से संबंधित जो संचयन है जल का, इससे संबंधित कुछ जैसे लटकता हुआ जल स्तर, परचेस वाटर टेबल। तो परचेस वाटर टेबल क्या होता है? 3 स्थलाकृतियां हैं, परचेस वाटर जल स्तर, जल भरा और एक्विक्लूड। एक्विक्लूड जल भरा, लटकता हुआ जल स्तर, 3 टर्मिनोलॉजी हैं, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। जिस परत के माध्यम से या जिस परत में, जैसे मान लीजिए ये हम एक चित्र बना रहे हैं ऐसे, एक परत ये हो गई, या अनसैचुरेटेड जोन, सैचुरेटेड जोन। तो सैचुरेटेड जोन में ये परत जो पाई जाएगी जिसके माध्यम से जल रिस कर अंदर जाता है, इस परत के माध्यम से जल रिस कर अंदर इसी में एकत्रित होता है, तो उसको हम एक्विफर या जलभरा का नाम देते हैं, एक्विफर या जलभरा का नाम देते हैं। दूसरा है हमारा लटकता हुआ जल स्तर। जो अनसैचुरेटेड जोन होती है उसमें कभी कभी ये जल एकत्रित हो जाता है, तो उसको हम परचेस वाटर टेबल के रूप में जानते हैं। जहां जल पाया जाएगा उसी को हम लटकता हुआ जल स्तर का नाम देंगे। तो आप जल भरा को तो जान गए होंगे कि एक्विफायर क्या होता है। एक्विफायर का तात्पर्य उस सतह से है जिसके माध्यम से, जिस परत के माध्यम से जल एकत्रित होता है, उसी को हम जल भरा कहते हैं। और एक्विलेट क्या होता है? एक्विक्लूड, सॉरी, एक्विक्लूड। एक्विक्लूड हम उसको कहते हैं जब 2 जल भरा होते हैं। जैसे मान लीजिए एक जल भरा ये हो गया और एक जल भरा ये हो गया, तो बीच में जो स्पेस हो जाता है जहां जल नहीं होता है उसको हम एक्विक्लूड कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टेजियन कूप एवं जल स्रोत, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आर्टेजियन कूप क्या होते हैं, जिसको आर्टेजियन वेल्स, ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा कई हजार की संख्या में पाए जाते हैं। तो हम जब किसी क्षेत्र पर कुआं की खुदाई करें और हम कुआं की खुदाई करने के बाद देखें कि वहां जल स्वतः ही निकलता रहता है, तो उस कुएं को हम आर्टेजियन कूप का नाम दे देते हैं। इसमें मानव का हस्तक्षेप होता है, लेकिन जल स्रोत पर, वाटर स्प्रिंग पर ऐसा नहीं होता। वाटर स्प्रिंग पर नेचुरली जल निकलता रहता है, उसमें मानव किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। ये जो आर्टेजियन कूप है ये उत्तरी फ्रांस के आर्टोइस शब्द या आर्टोइस डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है, आर्टेजियन वर्ड। तो याद रखिएगा ये फैक्ट है, उत्तरी फ्रांस के आर्टोइस से लिया गया है। देख लीजिए 2 कॉमन टाइप ऑफ एक्विफर क्या होते हैं। इसमें देखिए ये जो एरो दिखाए गए हैं यही है जल भरा, इसी के माध्यम से जल एकत्रित होता है। फिर ये जैसे यहाँ से जल हमने स्थल की खुदाई कर दी, खुदाई करने के पश्चात एक कुआं की आकृति बन जाएगी और जल पुनः स्वतः निकलता रहेगा, इस क्षेत्र से जल निकलता रहे, उसी को हम आर्टेजियन वेल्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं भूमिगत जल के कार्य। पहले देखते हैं अपरदनात्मक एरोजनल वर्क क्या क्या है। जैसे घुलन क्रिया, अगर कोई सादा जल है तो उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती जब तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सम्मिलित न हो जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में जल आता है तो वो अपना अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, उस क्रिया को ही हम घुलनशील क्रिया कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स जो घुलन योग्य होते हैं तो वो घुल जाते हैं। दूसरा होता है जल गति क्रिया, इसमें वाहित जल को सम्मिलित किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, तो यहाँ से जल इस ओर जा रहा है
तो इसके रास्ते में जितने भी मिनरल्स आएंगे उनको तोड़ते फोड़ते हुए आगे को बढ़ेगा, उसी को जलगति क्रिया कहते हैं। अपघर्षण क्या होता है? जो वाहित जल होता है, वाहित जल में जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं वो आपस में तो टकराते ही हैं, लेकिन वो टकराते हुए सतह को भी अपर्दन करते हुए चलते हैं, सतह को चांचते हुए अपर्दित करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी को हम अपघर्षण का नाम देते हैं। सन्निघर्षण क्या होता है? जैसे कोई वाहित जल है, मान लीजिए इस क्षेत्र से बह रहा है, तो ये क्या करेगा, वहां से कुछ पदार्थ को अपर्दित करके अपने साथ ले लेगा, परिवहन करेगा। जब परिवहन करेगा तो उसमें जैसे ये एक पदार्थ हो गया, ये पदार्थ हो गया, तो ये सेम डायरेक्शन में तो यात्रा नहीं करेंगे कि बिल्कुल बराबर पैरेलल चलें, ये आपस में टकराएंगे भी, जब टकराएंगे तो टूटे फूटेंगे भी। तो इसी क्रिया को जब आपस में जो गुलित पदार्थ होते हैं वो आपस में टकराकर और छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, उसी क्रिया को हम सन्निघर्षण अर्थात एट्रेशन का नाम देते हैं। कास्ट टोपोग्राफी में परिवहन कार्य न के बराबर होता है, परिवहन कार्य न के बराबर होता है, इसलिए उसका ज्यादा विशेष महत्व नहीं है। आगे देखते हैं निक्षेपण कार्य डिपोजिशनल वर्क क्या होते हैं। जल की घोलन सामर्थ्य में कमी होने पर निक्षेपण हो जाता है। जब जल में घोलन क्रिया जो होती है वो समाप्त हो जाती है, उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, तब निक्षेपण का कार्य प्रारंभ होता है। ताप में कमी, वाष्पीकरण, दबाव में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी आदि के कारणों से ही निक्षेपण कार्य होता है। अगर मान लीजिए कोई जल है, उसके तापमान में कमी हो जाएगी तो वो ठंडा हो जाएगा, उसमें क्रिया नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, जो उसमें घुलित पदार्थ होंगे वो उसको तली में निक्षेपित करना प्रारंभ कर देगा। जैसे वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे हम धूप में कोई जल उठाकर रख दें किसी थाली में भरकर, तो वो वाष्पीकृत हो जाएगा, उसमें जो पदार्थ मिले होंगे वो थाली के तली पर जमा हो जाएंगे, वो वाष्पीकृत होता है। दबाव में कमी, अगर दबाव में कमी आ जाएगी तो जल स्वतंत्र हो जाएगा और उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होगी और जल निक्षेपित करना प्रारंभ कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी, मैंने बताया शुद्ध जल में कोई क्रिया नहीं होती जब तक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सम्मिलित न हो। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी, जल में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होगी, जो पदार्थ उसमें घुले होंगे वो सतह पर जमना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये सब कारण दिए गए हैं, इन्हीं कारणों से निक्षेपण कार्य प्रारंभ होता है। अब देखते हैं कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है। कास्ट टोपोग्राफी को समझने का प्रयास करते हैं। लाइमस्टोन सेल पर निर्मित स्थल रूप के कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। जो लाइमस्टोन सेल पर निर्मित स्थल रूप होते हैं उन्हीं को हम कास्ट स्थल रूप कहते हैं। लाइमस्टोन का तात्पर्य चूना से है। कास्ट शब्द पूर्वत युगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश अब स्लोवेनिया में जो है उससे लिया गया है। जो कास्ट शब्द है वो युगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे जो कास्ट प्रदेश पाया जाता है वहीं से इस शब्द को लिया गया है। अब ये स्लोवेनिया में पाया जाता है। भारत में भी देख लेते हैं कि कास्ट स्थलाकृतियां कहाँ कहाँ मिलती हैं, स्थल रूप कहाँ कहाँ है। भारत में हिमालय क्षेत्र में खासकर जम्मू कश्मीर, देहरादून के पास सहस्त्रधारा, रबर्ट कंदरा, टपकेश्वर कंदरा, ये देहरादून की हैं। सहस्त्रधारा, रबर्ट कंदरा, टपकेश्वर कंदरा पूर्वी हिमालय में भी पाए जाते हैं। बिहार में रोहतास पठार, गुप्तधाम कंदरा, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, बस्तर जिले और चित्रकूट में भी इस प्रकार की कंदराएं देखने को मिलती हैं। पूर्वी घाट पर विशाखापट्टनम के पास आदि में चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। देखिए यहाँ शब्द चूना पत्थर यूज किया गया है, वही है हमारा लाइमस्टोन। तो ये भारत के वितरण इनको याद रखिएगा, रबर्ट कंदरा, टपकेश्वर कंदरा और सहस्त्रधारा ये देहरादून की हैं और गुप्तधाम कंदरा
ये रोहतास पठार बिहार का, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में, पंचमढ़ी और बस्तर जिले में। ये चीजें हमें याद रखनी है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखते हैं अपरदनात्मक स्थल रूप क्या क्या होते हैं। एरोजनल लैंड फॉर्म्स, सबसे पहला देखते हैं लेपीज बनता है। लेपीज क्या होते हैं, मान लीजिए ये कोई सतह है, इस पर जल गिरा, ये कास्ट लाइमस्टोन वाला चूना प्रदेश है, तो इसमें अभिक्रिया होगी तो कुछ इस प्रकार की आकृति ऐसी बन जाएगी। इस पर पैदल चलना बड़ा कठिन होता है, ये छोटे छोटे भाग ऐसे ऊपर उठे हुई और ये यहाँ घुल जाता है, इस कारण से ऐसी आकृति हो जाती है, उसको हम लेपीज का नाम देते हैं। इंग्लैंड में से क्लिंट, जर्मनी में से कैरेन और सर्बिया में से बोगाज और डाल्मेशियन क्षेत्र में से लेपीज कहते हैं। याद रखिएगा, इंग्लैंड में क्या कहते हैं, क्लिंट, जर्मनी में कैरेन, सर्बिया में बोगाज और डाल्मेशियन क्षेत्र में से लेपीज कहते हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंग्लैंड में क्या, जर्मनी में क्या, सर्बिया में क्या, ये सब नाम है, इनको याद रखिएगा। घोलरंध्र बनते हैं जिसे सिंक होल कहते हैं। इनको याद रखना है कि अपरदनात्मक स्थल, पेपर में कभी कभी आता है कि अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं। यह फिर पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सी स्थलाकृतियां किस प्रक्रम से संबंधित हैं, तो उसको प्रोसेस को याद रखना होगा। जैसे अपरदनात्मक ये कास्ट की हैं, घोलरंध्र बनेगा, विलयन छिद्र बनेगा, डोलाइन जो यूगोस्लाविया में उसको डोलाइन बोलते हैं। ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से बड़े होते चले जाते हैं। जैसे लेपीज होता है, जब लेपीज के आसपास छेद में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं उनको घोलरंध्र कहते हैं। घोलरंध्र जब बड़े हो जाते हैं उसको विलयन रंध्र कहते हैं। जब विलयन रंध्र बड़े हो जाते हैं उसको डोलाइन कहते हैं। सर्बिया में इसको डोलिनास के नाम से जानते हैं। डोलाइन को सर्बिया में क्या कहते हैं, डोलिनास। जब ये डोलिनास या डोलाइन टूटकर नीचे गिर जाते हैं और बड़ा भाग ऐसे आकृति में बन जाता है, तो उसको हम ध्वस्त कोलैप्स सिंक का नाम देते हैं। कास्ट खिड़की पाई जाती हैं इन क्षेत्रों में, और बहुत बड़ा जब सभी आकृतियां मिलकर एक बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं उसको हम युवाला का नाम देते हैं। जब छोटे छोटे युवाला होते हैं, छोटी आकृति जो युवाला से पाई जाती है उनको हम जामा कहते हैं। युवाला को हिंदी में साकुंड के नाम से जानते हैं, हिंदी में साकुंड कहते हैं। पोलजे जो होते हैं युवाला से बड़े होते हैं, उसको हिंदी में राजकुंड कहते हैं। देखिए नाम भी बहुत अच्छा है, राजकुंड, इसका मतलब बहुत बड़ा होगा, राज शब्द जोड़ा है। दस्ती निवेशिकाएं पाई जाती हैं और ब्लाइंड वैली पाई जाती हैं। तो ये सब स्थलाकृतियां निक्षेपात्मक हैं, इनको याद रखना। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। लेपीज, इंग्लैंड में से क्लिंट, जर्मनी में कैरेन, सर्बिया में बोगास, डाल्मेशियन क्षेत्र में लेपीज, घोलरंध्र, विलयन छिद्र, डोलिनास, डोलिनास को सर्बिया में डोलाइन को सर्बिया में डोलिनास कहते हैं। ध्वस्तरंध्र, कास्ट खिड़की, युवाला जो छोटे छोटे युवाला होते हैं उनको हम जामा की संज्ञा देते हैं। युवाला को हिंदी में साकुंड कहते हैं। जो पोल्ले होते हैं वो युवाला से बड़े होते हैं, उसको हिंदी में राजकुंड कहते हैं। और आगे है अंधी घाटियां अर्थात ब्लाइंड वैली। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये चित्र है, इसमें देखिए, जैसे देखिए ये विलयन रंध्र है, ये दिखाया गया है छोटा सा विलयन रंध्र, उससे छोटे गोलरंध्र होते हैं ये। ठीक, देखिए डोलाइन है, ये उससे बड़े हो गए हैं, डोलाइन है। इसके बाद डोलाइन के बाद देखिए ये युवाला है, जब बहुत सारे डोलाइन आपस में मिल जाते थे एक बहुत बड़ा खाई रूप में कास्ट प्रदेश में बन जाता है, उसको हम डोलाइन युवाला कहते हैं। यहाँ भी डोलाइन दिखाया गया है। जब बहुत बड़े उस क्षेत्र को इस प्रकार की आकृति बन जाती है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है ऐसे, इसको हम पोल्जे कहते हैं, जिसको पोलिये का नाम दिया गया है। ठीक, तो ये सब स्थलाकृतियां हैं, इनको पूछा नहीं जाएगा कि कैसे बनती हैं क्या बनती हैं, बस इतना याद रखिएगा कि डोलाइन, युवाला, पोल्जे, विलयन छिद्र, गोलरंध्र ये किससे संबंधित हैं, इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में ज्यादा विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं।
हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव देखना है। जब बहुत डीप में पढ़नी हो तो बुक उठाइए और उसको डीप में उनकी उत्पत्ति से संबंधित चीजों को आप पढ़ सकते हैं। गुफाएं भी बनती हैं वहां, तो गुफाओं से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि गुफा की जो 15 स्तंभ होते हैं या केव होती हैं, उनसे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि उनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इन सिद्धांतों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वो बताएंगे कि कंदराओं या गुफाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे एक अपघर्षण सिद्धांत है, मैलाट का है, इसमें मैलाट लिखा है। मैलाट का डेविस का द्विचक्र सिद्धांत है, ये पूछा गया है नेट जेआरएफ में। अपघर्षण सिद्धांत भी पूछा गया है, डेविस का द्विचक्र सिद्धांत भी पूछा गया है। स्विनर्टन का भौम जल स्तर सिद्धांत भी पूछा गया है, गार्डनर का भी पूछा गया है, गार्डनर का स्थैतिक जल मंडल सिद्धांत। तो ये कंदरा की उत्पत्ति से संबंधित ये 4 सिद्धांत हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इनको आप जैसे हमने लिखा वैसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं निक्षेपात्मक स्थल रूप, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स चूना पत्थर से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम का नाम देते हैं। जो चूना पत्थर में निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेप, जितनी भी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां होती हैं कंदराओं में, उसको हम सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम कहते हैं। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, पीजीटी में पूछा हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? स्पीलियोथेम। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनमें सर्व प्रमुख संगठक जो है वो कैल्साइट होता है। ठीक है, पट्टीदार कैलकेरियस निक्षेप को टेवर्टाइन कहते हैं। ठीक है, जो कैलकेरियस निक्षेप होते हैं पट्टीदार, उनको टेवर्टाइन कहते हैं। कंदरा के मुख पर निक्षेपित टेवर्टाइन के कोमल निक्षेप को ट्रफा या काल्फ ट्रफा कहते हैं। ठीक है, काल्फ ट्रफा या ट्रफा का नाम देते हैं। शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूना युक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिप स्टोन। कंदरा की छत से लटकते हुए स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को स्टैलेक्टाइट, कंदरा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते ड्रिप स्टोन को स्टैलेगमाइट कहते हैं। कंदरा की छत से सुई के आकार में लटकने वाले अनेक ड्रिप स्टोन को ड्रिप्स या कर्टेन, स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेगमाइट के आसपास निर्मित ड्रिप स्टोन को क्रमशः हेलिक्टाइट तथा हेलिकमाइट और गोलाकार हेलिसाइट को ग्लोबुलाइट कहते हैं। फर्श पर रिसते जल हेलिक्टाइट से निकलने वाले जल के द्वारा कंदरा के फर्श पर निक्षेप को फ्लो स्टोन का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, 3 स्थलाकृतियां इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, एक स्टैलेक्टाइट और एक स्टैलेगमाइट और एक होती है कंदरा स्तंभ। तो देखिए कैसे बनते हैं, इनको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक कंदरा है कोई, ये ठीक है, ये ऊपर की चट्टान हो गई और ये स्पेस है। यहां से जल रिसकर अंदर जा रहा है। जब अंदर रिसकर जाएगा तो कुछ ऐसी आकृतियां हो जाएंगी, ऊपर से लटकती हुई आकृतियां, तो इसको हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। ठीक है, टाइट होगी तभी वो लटक पाएगी। और जब नीचे ऐसे बन जाती है आकृति नीचे से, उसको हम स्टैलेगमाइट कहते हैं। जब ये आपस में जुड़ जाती हैं तो उस आकृति को हम कंदरा स्तंभ कहते हैं। और छोटे छोटे जो ऐसे होते हैं, छोटे छोटे, उसको ड्रिप स्टोन का नाम देते हैं। जो नीचे होते हैं उसको हमने फ्लो स्टोन का नाम दिया था। जैसे ऊपर ड्रिप स्टोन होता है, नीचे वाले भाग में उसको हम फ्लो स्टोन का नाम देते हैं। एक बार इसको वैसे ही जैसे लिखा है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ढूंढ कर लाए आपके लिए। आगे देखते हैं।
तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि स्टैलेक्टाइट ये वाला है, ये छोटे भाग जो होते हैं इनको ड्रिप स्टोन, ठीक ये गुफा बन रही है केव। ये नीचे वाला जो है स्टैलेग्माइट है, जब ये आपस में जुड़ जाएंगे ये कंदर स्तंभ बन जाएगा। ठीक ऐसे वर्टिकल कॉलम इनको पिलर का नाम भी देते हैं। फिर नीचे अंडरग्राउंड वाटर होता है, ऊपर से रिश्ता है ऐसे, यही चूना ही है, ये चूना युक्त चट्टानें होती हैं ये पूरी। कास्ट प्रदेश की विशिष्ट स्थलाकृतियां कुछ हैं जो एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं, लेकिन इनको आप याद रखिएगा, कभी शायद भविष्य में पूछ लें। कॉकपिट कास्ट, कोन कास्ट, पॉलीगोनल कास्ट, टावर कास्ट, ये 4 स्थलाकृतियां हैं जो विशिष्ट हैं। ये बहुत ही डीप में पूछेगा तभी इनको पूछेगा, अन्यथा किसी भी स्थिति में पूछने की संभावना नहीं होती। कास्ट अपर्दन चक्र की संकल्पनाएं कुछ हैं कि कास्ट जो अपर्दन चक्र है, जैसे वहां गुफा से संबंधित बताया गया था, गुफा की उत्पत्ति संबंधित 4 सिद्धांत दिए गए थे। ऐसे कास्ट अपर्दन चक्र की संकल्पनाएं हैं जो पूरे अपर्दन चक्र को बताती हैं कि कास्ट क्षेत्र में कैसे अपर्दन होता है। जैसे हम एक अमेरिकन वैज्ञानिक हैं बीदी का कास्ट चक्र 1911 में आया था। ये भी प्रश्न नेट JRF में पूछा गया है कि जो बीदी हैं इन्होंने कितनी अवस्थाओं में बताया था कि कास्ट अपर्दन चक्र चलता है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो ये कहाँ के हैं? अमेरिकन हैं। और इनका सिद्धांत कब आया था? 1911 में। तो सन पूछा गया है। जो बीदी का कास्ट अपर्दन चक्र सिद्धांत है वो कब आया था? तो 1911 में। उसके 7 साल बाद एक सिद्धांत आता है जिसका हम नाम देते हैं स्विजिक का, स्विजिक व्यक्ति का नाम है। स्विजिक का कास्ट चक्र सिद्धांत 1918 में आया, वो 1911 में आया है और ये 1918 में आया। उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, अंतिम प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो ये 2 सिद्धांत हैं जिनकी पहले की 3 अवस्थाएं, दूसरे सिद्धांत की 4 अवस्थाएं। पहला सिद्धांत जो बीदी का आया था 1911 में आया था, स्विजिक का जो सिद्धांत आया था वो 1918 में आया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने इसमें उन चीजों को कवर किया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मैं आशा करता हूं कि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी में लगभग 99% इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने सिद्धांत की भी चर्चा की है, स्थलाकृतियों की भी चर्चा की है, उससे संबंधित अन्य चीजें भी हैं जिनको हमने समझने का प्रयास किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो सपोर्ट मी, like, comment and subscribe my YouTube channel. Okay, bye bye.